हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होगे। सो आज हम देखने वाले हैं हमारा हैशटैग 7th लेक्चर किसके ऊपर? एटॉम मॉलिक्यूल्स एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर। ओके, अभी तक हमने इतने सारे जो लेक्चर देख लिए थे इसके ऊपर। अभी हम देखने वाले हैं एटम मॉलिक्यूलर एटॉमिक स्ट्रक्चर का 7th। सो या कल हमने जे थॉमसन का मॉडल देख लिया था, राइट? अभी हम देखने वाले रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। अब रदरफोर्ड ने एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने भी क्या किया, एक ये किया, उन्होंने भी एक थियरी दी जिसके अंदर उन्होंने बताया कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होगा। ओके, एटम कैसा है क्या है उन्होंने बताया। मैं भी बता देता हूँ, ये जो एटम का जो भी स्ट्रक्चर हम आज पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये हर एक साइंटिस्ट ने कुछ ना कुछ बताया है, अलग अलग उनके थ्योरीज के अनुसार, उनके वर्क के अनुसार, उन्होंने जो जो एक्सपीरियंस किया उसके अनुसार, उन्होंने जो जो उनको ना रिव्यूज़ आए उस सब को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये सब प्रोज एंड कॉन्स निकाले। एक अज्यूम किया कि हाँ अच्छा ये एटम ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। ओके, so Rutherford explained the structure of an atom on the basis of his scattering experiment, in which thin foil of metal like gold was bombarded with the fast moving alpha particles which are double charged helium. अब देखो, रदरफोर्ड ने क्या किया, एक स्ट्रक्चर लिया, मतलब एटम का स्ट्रक्चर बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उन्होंने क्या किया, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लिया। उनका नाम, उनके जो एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट नाम था उनका। याद रख देना, रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ओके, अभी इस एक्सपेरिमेंट में क्या है, उन्होंने क्या किया, फॉइल लिया, फॉइल पेपर पता है आपको, जैसे हम एल्यूमिनियम का फॉइल होता है जिसके अंदर हम रोटी रोल करके लेके जाते हैं, है ना। एल्यूमिनियम का ऐसा शीट होता है जिसके अंदर हम रोटी रख के उसको क्या करते हैं, जैसे रोल करके लेके जाते हैं स्कूल के अंदर, ठीक है। फूड फूड को रैप करने में काम आता है। तो उन्होंने क्या किया, मेटल लाइक गोल्ड, ऐसे गोल्ड की फॉइल ली, ठीक है, ऐसी शीट ली गोल्ड की पतली सी, वॉज बम्बार्डेड विथ फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स। और अल्फा पार्टिकल्स पता है हमको क्या होता है, हीलियम के जो है, हीलियम का न्यूक्लियस जो होता है ना, हीलियम न्यूक्लियस इज नथिंग बट दी अल्फा पार्टिकल। बहुत छोटा है। देखो तीन पार्टिकल होते हैं, एक अल्फा, एक बीटा और एक गैमा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल लिया और अल्फा पार्टिकल को बहुत स्पीड से इस जो शीट है, ये फॉइल है, इस फॉइल के ऊपर जम के से ऐसे फेंक के मारा, कोई भी मशीन के मदद से, ठीक है, विच आर डबल चार्ज हीलियम एटम। ओके, सो ये क्या है, अल्फा पार्टिकल लिया। अल्फा पार्टिकल क्या है, हीलियम का न्यूक्लियस है, या फिर ऐसा बोल लो हीलियम आयन है, डबल चार्ज हीलियम आयन। तो डबल चार्ज हीलियम आयन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, डबल चार्ज हीलियम आयन। ओके, तो इसको इन्होंने क्या किया, इस फॉइल फॉइल के ऊपर जोर से एकदम, जैसे गन कैसे मारते हैं, गन में से जो बुलेट निकलती है वो कैसे निकलती है, एकदम फुल स्पीड में, राइट। तो सेम वैसे ही जो अल्फा पार्टिकल को एकदम फुल स्पीड से भेजा गया इस फॉइल के ऊपर, और इस फॉइल के ऊपर ये जाके अटैक हो गया। और इस फॉइल फिर बाद में उन्होंने देखा, ऑब्जर्वेशन इनका क्या क्या है ये देख लेते हैं अभी। स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन ऑफ अल्फा स्कैटरिंग। जब उन्होंने अल्फा रे यूज़ की तो उनका एक्सपेरिमेंट क्या था, नाम क्या दिया उन्होंने, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। जब अल्फा यूज़ किया, ओके, तो अल्फा रेज यूज़ किया, ओके। रेज क्या है, हीलियम का न्यूक्लियस है ये, फिर उसका सब बोला जाता है डबल चार्ज हीलियम आयन। ओके, मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास थ्रू स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। अब कैसे हो गया पता है क्या, ज़्यादातर जो ये थे अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, ऐसा ये फॉइल थी सर, फॉर एग्जांपल इधर से अल्फा पार्टिकल अल्फा पार्टिकल अल्फा पार्टिकल अल्फा पार्टिकल एकदम फुल स्पीड में क्या, ऐसी इस तरफ भेज दिए इन्होंने, ठीक है, फुल स्पीड में भेज दिए। और कोई इसमें क्या देखा गया कि मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द फॉइल। और जो जो बहुत फास्ट में थे ना, अगर फॉर एग्जांपल बहुत फास्ट में था तो ये क्या करेगा, ये डायरेक्ट आर पार निकल जाएगा फॉइल के। ओके, आर पार ऐसे आया और आर पार निकल गया, बहुत, क्योंकि बहुत फास्ट में था, ठीक है। तो जो फास्ट, जिनकी स्पीड फास्ट थी, ठीक है, अब ये इनकी स्पीड, इसकी स्पीड फास्ट थी, स्पीड फास्ट थी, तो ये क्या हो गया, आर पार निकल गया।
सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, और कोई कोई अल्फा पार्टिकल्स कैसे हो गए, ऐसे गए और डिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है, ऐसे ऐसे गए अल्फा पार्टिकल्स और ऐसे डिफ्लेक्ट होके इधर आ गए, या फिर डिफ्लेक्ट होके इधर चले गए, या डिफ्लेक्ट होके इधर चले गए, ठीक है, या फिर डिफ्लेक्ट होके इधर चले गए। ये फॉइल समझ लो, समझ में आ गया। लेट मी ड्रॉ दिस इन अ सिस्टमेटिक वे। ये ऐसा फॉइल है, गोल्ड का है, गोल्ड का जो एक फॉइल लेके आ गए थे वो, ठीक है, ओके। सो ऐसा था उनका एक्सपेरिमेंट। तो कोई कोई अल्फा पार्टिकल कैसे चले गए, इधर चले गए, इधर इधर इधर, ठीक है, अलग अलग जगह पे चले गए। क्यों चले गए अलग अलग जगह पर, क्योंकि वो एक डिफ्लेक्ट हो गया एक एंगल उनका। वेरी फ्यू, वन आउट ऑफ एवरी 12,000, मतलब 12 में से, 12 पार्टिकल में से, अभी एक पार्टिकल हो गया फॉर एग्जांपल, ये एक पार्टिकल हो गया, 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 तो उन्होंने क्या बोला, एवरी फ्यू, वन आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स वेयर अपीयर्ड टू रीबाउंड। रीबाउंड मतलब ऐसे गए, ठीक है, और वैसे रिबाउंड हो गए, ठीक है, ऐसे गए, या अल्फा पार्टिकल्स रिबाउंड हो गए, या फिर ऐसे चले गए, ठीक है, या फिर ऐसे चले गए, ऐसे चले गए, ओके। अल्फा पार्टिकल्स वेयर अपियर टू रिबाउंड, एक, 12 में से, 12,000 में से एक, ऐसा समझ लो। बहुत फ्यू, फ्यू मतलब एक या फिर दो तीन ऐसे, और बाकी की स्पीड बहुत ज़्यादा थी तो वो कैसे चले गए, आर पार चले गए। जिनकी स्पीड ज़्यादा थी वो आर पार चले गए, जिनकी स्पीड कम थी वो कैसे हो गए, पीछे के पीछे ही, गोल्ड फॉइल के पीछे के पीछे चले गए, निकल गए। सी, इन्होंने अभी ना ये एक्सपेरिमेंट बताया था। ये देखो, गोल्ड एटम, इन्होंने देखो, ये एग्जाम्पल है, ठीक है, इन्होंने ये गोल्ड एटम लिया, ये पूरा एक गोल्ड एटम का है, जस्ट एग्जाम्पल, ठीक है, ये पूरा ऐसा गोल्ड एटम का लिया है इन्होंने, ये गोल्ड के एटम है ये पूरे, ओके। अब ये एक है, ये गोल्ड का है ना, तो इसको कैसे बनाया है इन्होंने, मतलब एक फॉइल है, ठीक है, वो फॉइल को उन्होंने कैसे किया देख लो। फॉइल को देखो, फॉइल को एकदम जूम किया है तो उसके अंदर के एटम दिखने लग गए हमें, ठीक है, फॉइल को जूम करने के बाद हमें एटम्स दिखने लग गए। ऐसा फॉइल था पूरा येलो कलर का, ठीक है, इसको एकदम फुल जूम करके इन्होंने क्या किया, पूरे उनका एटम ऐसे दिखाने चाहिए कि अच्छा इसके अंदर ऐसे एटम लगे हुए होते हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियस बीच में सेंटर में है, ओके, ये शेल्स हो गए उसके आजू बाजू वाले, उन्होंने जस्ट ऐसे बता दिया कि ये एटम से बहुत सारे किसके, ये जो गोल्ड प्लेट है, कि गोल्ड फॉइल उसके, इसको जूम करके बता दिया उन्होंने। अभी इसमें क्या हुआ, इन्होंने क्या बताया कि जो ये थे अल्फ़ा पार्टिकल्स थे, ठीक है, वो अल्फ़ा पार्टिकल जब हमने इनको, इनके ऊपर स्ट्राइक कराया तो कैसे वो चले गए देखो, कोई कोई साइड से निकल गया, ठीक है, कोई देखो आर पार निकल गया, ये देखो ये आर पार निकल गया, निकल गया आर पार, है ना, ये कैसे डिफ्लेक्ट हो गया, ये ऐसा टेढ़ा हो गया, भले आर पार निकल गया लेकिन टेढ़ा हो गया ना ये। फिर कोई ये भी आर पार निकल गया, ये देखो ये तो पीछे के पीछे निकल गया, ये भी पीछे के पीछे निकल गया, ये भी पीछे निकल गया, राइट, या ये भी स्ट्रेट आगे चल गया, इसकी स्पीड ज़्यादा थी, इसकी स्पीड भी ज़्यादा थी, इसकी स्पीड ज़्यादा थी लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं थी तो इसको डिफ्लेक्ट होना पड़ा, ऐसा टेढ़ा टेढ़ा चले गया, पहले स्ट्रेट आया फिर ऐसा टेढ़ा हो गया, है ना, किसकी स्पीड ज़्यादा थी तो वो स्ट्रेट चले गया, ठीक है, किसकी स्पीड ऐसी थी थोड़ी कम थी तो ऐसा डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। और ये किसके, ये जो एटम के न्यूक्लियस से टकराने के बाद वो ऐसे स्कैटर्ड हो गए, कोई कोई देखो, ये न्यूक्लियस था, ठीक है, ये शेल थी, ऑब्जर्व कर रहे होगा आपने, जो भी डिफ्लेक्ट हुआ है वो कैसे हुआ है देखो, ऐसे गया, न्यूक्लियस के पास अगर गया है तो वो एक तो वापस आया है, या फिर डिफ्लेक्ट हुआ है ऐसा, या फिर ऐसा, ठीक है। लेकिन वही अगर न्यूक्लियस ये है, ये उसकी शेल है, ठीक है, और यहाँ से अगर कोई जा रहा है तो वो आर पार चले जाएगा, यहाँ से भी अगर कोई जा रहा है तो आर पार चले जाएगा, यहाँ से अगर कोई जा रहा है तो आर पार चले जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर जा रहा है तो ये एक तो यहाँ पर डिफ्लेक्ट करेगा, एक तो यहाँ पर डिफ्लेक्ट करेगा, या फिर पूरा बैक निकल जाएगा, या फिर जिस डायरेक्शन से आया था उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाएगा। समझ में आ रहा है देखो, मतलब शेल यहाँ पर जो खाली जगह थी, यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन घूमते थे, हमने देखा था इलेक्ट्रॉन घूमते थे इस शेल के अंदर, है ना। तो वो जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे
वो इस जगह से वो आर पार निकल गए। और जो न्यूक्लियस की जगह पर जहाँ पर स्ट्राइक हुआ, देखो यहाँ पर न्यूक्लियस स्ट्राइक हुआ तो कैसा हो गया, ये डिफ्लेक्ट हो गया, राइट। यहाँ पर न्यूक्लियस के अलॉन्ग था, निकल गया। यहाँ पर देखो डायरेक्ट न्यूक्लियस से टकराया है, ये डायरेक्ट न्यूक्लियस से टकराया तो कैसे हो गया, ये वापस चले गया। जैसे जिस डायरेक्शन में आया उसी डायरेक्शन में वो वापस चले गया, ठीक है। और ये सारे गोल्ड एटम है, गोल्ड एटम, एटम के अंदर हमें पता है न्यूक्लियस होता है, ओके। सी, यहाँ पर भी कैसे डिफ्लेक्ट हो गया ये वाला, है ना, ये तो पूरा डिफ्लेक्ट हो गया, देखो ऐसा, ये तो जैसे आया वैसे पीछे निकल गया। सो दिस आर द कंक्लूजन और स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाय, ये क्या हो गए, ये ऑब्जर्वेशन हो गए किसके, साइंटिस्ट के, जब उन्होंने क्या किया, एक सोने की जो है फॉइल, गोल्ड फॉइल, वो ली, ऐसा पतला सा फॉइल पेपर टाइप, और उसके ऊपर उन्हें अल्फा पार्टिकल्स के एकदम ज़ोर से, जैसे हम ना टॉर्च नहीं चलाते टॉर्च, तो वैसे ही टॉर्च ऑन किया, मतलब फुल स्पीड से क्या किया उन्होंने, अल्फा पार्टिकल को भेजा। टॉर्च बंद किया तो अल्फा पार्टिकल बंद हो गए जाना। मैंने जस्ट एग्जांपल दिया है ये टॉर्च का, ठीक है। ये मत समझना टॉर्च के अंदर से अल्फा पार्टिकल निकलेंगे, नहीं। ऐसी मशीन होती है, जैसे प्रोजेक्टर कैसे होता है, हमारा प्रोजेक्टर, हमारे स्कूल में देखा होगा ना, हमने प्रोजेक्टर होता है, बड़ी सी स्क्रीन पे लगाते हैं, तो वैसा होता है, एक छोटी सी छोटी मशीन होती है, उसके अंदर क्या करते थे, ये अल्फा पार्टिकल भर देते हैं, ठीक है, एक बॉटल के अंदर, और बॉटल उसके अंदर रख देते हैं, फिर वो बॉटल में से, जैसे गन में से कैसे ये निकलती है बुलेट्स, धाड़ धाड़ धाड़, एक पहले क्या होती है बुलेट ऐसी, एक इसमें लाइन होती है ना, एक इधर होगी, इधर एक होगी, इधर होगी, यहाँ पर एक 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 होगी, ठीक है, ऐसी बुलेट होती है। और इसको क्या कर देते हैं, वो इसके अंदर लगा लेते हैं, गन के अंदर, ठीक है। जैसे गन के अंदर जाएंगे, पहले ये गन जाएगी, ये बुलेट जाएगी, फिर ये बुलेट जाएगी, फिर ये बुलेट जाएगी, फिर ये बुलेट, फिर ये बुलेट, ये बुलेट, ऐसे करके सारी बुलेट खत्म होती है। तो वैसे ही एक बॉटल या फिर कुछ भी ऐसे कंटेनर लिया, एक मशीन में रख दिया, और मशीन से फिर वो क्या किया, वो पूरे अल्फा पार्टिकल्स को एक फॉइल के ऊपर ऐसा भेजा गया, बहुत फुल स्पीड में, ओके। कंक्लूजन क्या है अभी इसका, इस ऑब्जर्वेशन का कंक्लूजन क्या है, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड। जित बहुत सारे क्या हो गया, जो अल्फा पार्टिकल्स थे, ठीक है, वो अल्फा पार्टिकल्स कैसे चले गए, आर पार निकल गए, बहुत ही कम। मैंने देखा ना 12,000 में से सिर्फ एक आधा या बहुत फ्यू, एक दो या 5-10 ही क्या हो गए, ये रिफ्लेक्ट बैक हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए, या फिर वापस जिस डायरेक्शन से आए थे उसी डायरेक्शन वापस लौट गए, ठीक है। कब, जब वहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ें होगी। और इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि अपना जो एटम है, एटम, वो एटम मोस्टली उसके अंदर खाली जगह होती है, खाली जगह होने की वजह से क्या हो गया, वो आर पार निकल गए, जिस जहाँ जहाँ उनको जगह मिली उसी जगह से वो निकल गए आर पार। और जहाँ जगह नहीं मिली वहाँ पर न्यूक्लियस था, और न्यूक्लियस की वजह से फिर वो क्या हो गए, डिफ्लेक्ट बैक हो गए। एवरी फ्यू पार्टिकल्स वेयर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ, क्या हो गया, हर एक मतलब एवरी फ्यू पार्टिकल्स क्या हो गए, डिफ्लेक्ट, फ्यू पार्टिकल्स, बहुत कम पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो गए फ्रॉम देयर पाथ, इंडिकेटिंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। इससे ये पता चलता है कि देखो 12,000 में से एक दो या फिर दो तीन ऐसे ना वापस गए, तो इसका ये पता चलता है कि पॉजिटिव चार्ज जो है, और पॉजिटिव चार्ज का जो न्यूक्लियस है वो कहाँ है, उसने एक छोटा सा स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है एटम के अंदर। पहले एटम कुछ तो भी है, कुछ तो भी है जो कि पॉजिटिव चार्ज है, और वो क्या कर रहा है, अल्फ़ा रेस को, अल्फ़ा पार्टिकल्स को आर पार जाने नहीं दे रहा है। एक तो वो वापस भेज रहा है, या फिर उसके डायरेक्शन तो टेढ़ी मेढ़ी कर दे रहा है, दूसरी डायरेक्शन भेज दे रहा है, लेकिन आर पार स्ट्रेट नहीं जा पा रहा। कुछ तो भी है, पहले इन्होंने देखा नहीं था कि एटम क्या होता है, कैसा होता है, इनको कुछ नहीं पता था, इन्होंने बस ऐसे ही अजम्पशन लगा लिए। अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल वॉज डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री। बहुत 180 डिग्री मतलब कैसा, ऐसा आया और उसी डायरेक्शन में वो वापस चला गया, ठीक है, इस ऐसा आया और ऐसे चले गया, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। जिस डायरेक्शन में आया उसी डायरेक्शन में वो वापस चले गया, वो होता है 180 डिग्री, ओके। और क्या बोला है इन्होंने, बहुत ही फ्यू, बहुत ही कम, मतलब 12,000 में से एक एक जो है अल्फा पार्टिकल, वो आया, जैसे आया वैसे ही वापस चले गया। क्यों, क्योंकि वहाँ पर न्यूक्लियस था सामने, एग्जैक्ट सामने न्यूक्लियस था उसके, और वो न्यूक्लियस से टकराया, और न्यूक्लियस टकराने के बाद वो वापस से
पीछे मुड़ गया उसे, ठीक है, क्योंकि वो न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज, इंडिकेटिंग दैट ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड द मास ऑफ द गोल्ड एटम आर कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम। और इससे ये पता चलता है, ये वापस जैसे गया ये अल्फा पार्टिकल से पता चलता है कि एटम का एक मास है जो कि एक छोटे से जगह पर ये है, क्या बोलते हैं उसको, छोटे से जगह पर उसको पाया जाता है। पूरा एटम का मास एक छोटे से जगह पर पाया जाता है जो कि है न्यूक्लियस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन में भी इतना मास नहीं होता, पूरे एटम का भी मास नहीं होता, पूरा एटम का मास कहाँ पर होता है, उसके सेंटर में, और सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ओके, सो ये चीज़ें होती है इसके अंदर कि, और इससे पता चला कि अच्छा ये एटम का स्ट्रक्चर ऐसा होगा वैसा होगा। ओके, नेक्स्ट। अब फीचर्स ऑफ रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम, अब फीचर्स देख लेते क्या क्या थे उनके मॉडल के। देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज सेंटर, ठीक है, इन एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। अब इसको ये पता चल गया कि उधर कुछ तो भी है, पॉजिटिव चार्ज टाइप कुछ तो भी है, ठीक है, और वो भी कहाँ प्रेजेंट है, एकदम सेंटर, बीचों बीच प्रेजेंट है। ओके, कुछ तो भी है, उन्होंने तब नाम नहीं दिया था, बाद में उन्होंने क्या बोला, चलो इसका नाम दे देते हैं एक न्यूक्लियस, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस क्या होता है, सेंटर में प्रेजेंट होता है। नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रेसिडाइड इन द न्यूक्लियस। मतलब अभी देखो ये जो शेल है, ठीक है, ये शेल है, ये एक शेल है। ओके, अभी क्या हो गया, ये एक एटम हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, 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 ये सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब इनको इन्होंने क्या बोला, ये पूरे एटम का जो मास है वो किसके अंदर है, इसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है ना वो बहुत कम होता है, बहुत ही कम, मतलब उसको मेजर भी नहीं किया जा सकता, इतना लाइट वेट होता है मास किसका, इलेक्ट्रॉन का। और जो न्यूक्लियस का जो होता है ना, न्यूक्लियस में, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो क्या बोला, और वो पॉजिटिव होता है चार्ज प्रोटॉन, तो इसलिए उन्होंने क्या बोला कि सारा जो मास है एटम का वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, एटम या न्यूक्लियस के अंदर। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। अब इनको ये पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन ये कैसे गोल गोल घूमते हैं न्यूक्लियस के आजू बाजू में, ठीक है, पहले ये पता नहीं था, अभी पता चला कि ना, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, न्यूक्लियस के आजू बाजू गोल गोल घूमते रहते हैं इन अ सर्कुलर पाथ। गोल गोल घूमना मतलब क्या हो गया, सर्कुलर पाथ हो गया। जैसे सन है, ठीक है, ये सन है, अब सन के अराउंड क्या क्या घूमता है, हमारी अर्थ, मार्स, बहुत सारे प्लैनेट घूमते हैं ना, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, है ना, ये क्या करते हैं, ऐसे राउंड राउंड चक्कर मारते हैं ना सर्कुलर पाथ में, ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते हैं। तो वैसे ही सेम क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, और जो प्लैनेट है, प्लैनेट क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए, और जो सन हो गया वो क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। ओके, और हमें पता है सन कितना बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है ना सन। सो या रिवॉल्व दी, ओके, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल, न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ एन एटम। देखो ये पूरा एटम है, तो एटम में से ये होगा, ये न्यूक्लियस देखो कितना छोटा है ना, और ये होगी शेल, ये एक शेल, ये दूसरी शेल, ये पूरी तीसरी शेल, ठीक है, और ये पूरा मिला कर क्या होता है, ये टोटल एक एटम होता है। और देखो एटम कितना छोटा है, बीच बीच में एकदम, सॉरी न्यूक्लियस कितना छोटा है एकदम बीच में, और क्या बोल रहे हैं, पूरे जो एटम का मास है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर। ऐसे बहुत सारी थियरीज अजम्पशन उन्होंने बताएगी। ओके, सो नेक्स्ट, अभी उन्होंने क्या बोला, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। अब बोहर्स मॉडल ऑफ एटम में क्या, ओनली सर्टन स्पेशल ऑर्बिट नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट, क्या बोला है, डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट ऑर्बिट बोला गया है उनको। ओनली सर्टन स्पेशल ऑर्बिट मतलब कुछ कुछ ही स्पेशल ऑर्बिट हो गए, जैसे ये एक ऑर्बिट हो गया, ये एक ऑर्बिट, ये एक ऑर्बिट, ये ऑर्बिट, इनको क्या बोला गया, डिस्क्रीट ऑर्बिट बोला गया। ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम, ठीक है, एटम के अंदर बस कुछ ही जो ऑर्बिट है उनको ही अलाउ करते हैं, बहुत ज़्यादा ऑर्बिट बहुत अलाउ नहीं करते, उससे पता ही नहीं चलता फिर कि एग्जैक्ट स्ट्रक्चर कैसा होगा एटम का।
हमें हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को हमारे मतलब समझने के लिए इन्होंने ऐसा बोला कि थोड़ी ये ऑर्बिट है, स्पेशल ऑर्बिट है, उनको स्पेशल बहुत सारे ऑर्बिट हो गए, लेकिन हम कौन से कंसिडर करेंगे, स्पेशल ऑर्बिट कंसिडर करेंगे जो कि न्यूक्लियस के पास में जितने हो। अब देखो ये 1 2 3 4 ही न्यूक्लियस के पास में है, तो इनको स्पेशल ऑर्बिट बोला गया है। While revolving the discrete orbit of the electron do not radiate energy। अब बोहर बोहर साइंटिस्ट ने क्या बोला कि ये न्यूक्लियस है। अभी रदरफोर्ड देख लिया हमने, रदरफोर्ड और रदरफोर्ड की बात आते हैं, बोहर ये भी एक नए साइंटिस्ट थे, इन्होंने भी वही बताया कि चलो अभी तुमने न्यूक्लियस ढूंढ लिया, अभी मैं भी बताता हूँ कुछ कि अभी न्यूक्लियस के आजू बाजू इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, वो भी आपने बताया। तो अब मैं एक बोलता हूँ कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमेंगे, रोटेट करेंगे, तो वो क्या करते हैं, एनर्जी को रेडिएट नहीं करते। एनर्जी को रेडिएट मतलब देखो, ये न्यूक्लियस है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा, घूमेगा, गोल 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 घूमेगा। ये क्या करेगा, गोल 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 घूमेगा। ठीक है। अब बोहर साइंटिस्ट ने क्या बोला, जब ये इलेक्ट्रॉन रोटेट करेंगे तब ये एनर्जी को ऐसा छोड़ेंगे नहीं। ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना कि हम गाड़ी लेके चले गए तो बहुत ज़्यादा पेट्रोल लग गया, पेट्रोल खा लिया गाड़ी ने, है ना। तो वैसे ही एनर्जी के फॉर्म में ये किया ना, उसने क्या किया, पेट्रोल लिया, एनर्जी बनाई, उस एनर्जी से हमारा इंजन चला और हम एक जगह से दूसरी जगह चले गए। तो वैसे बोहर ने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन जब घूमता है, रोटेट करता है ना, तब एनर्जी छोड़ता नहीं है। रदरफोर्ड ने बोला था एनर्जी छोड़ देता है, लेकिन जो बोहर बोलते हैं वो बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी नहीं छोड़ता है, वे वैसे के वैसे ही गोल गोल घूमते रहेंगे। ओके। दिस ऑर्बिट और शेल आर कॉल्ड एनर्जी लेवल, और इनको क्या बोला जाता है, एनर्जी लेवल बोला जाता है। लेट मी शो यू very, this is called energy levels. Each each shell denote as this. See, this is the first energy level, this is first energy level, this is second, first, second, third, fourth. Okay, these are all energy levels, different energy level। देखो फर्स्ट एनर्जी लेवल, ओके, देन सेकेंड एनर्जी लेवल ये है, थर्ड एनर्जी लेवल, और ये फोर्थ एनर्जी लेवल। ऐसे इन्होंने 4 डिस्क्रीट ऑर्बिट को इम्पोर्टेंस दी। ऐसे तो बहुत सारे हो गए, ऐसे फिफ्थ होगा, सिक्स होगा, सेवन्थ होगा, एट्थ होगा, नाइन्थ होगा, टेंथ होगा, बहुत बहुत हो गए। लेकिन हमने हमारी स्टडी के लिए, हमें स्टडी आसान हो इसलिए हमने कितने, सिर्फ 4 ही हमारे लिए रखे, या फिर 4 के ऊपर स्टडी करते हैं। देखो इन्होंने क्या बोला, ये है न्यूक्लियस, सेंटर में पाया जाता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दे दिया इन्होंने। ठीक है। ये देखो फर्स्ट वन शेल, फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, फोर्थ एनर्जी लेवल। ओके। और देखो इसको फर्स्ट एनर्जी लेवल को क्या नाम दिया इन्होंने, के, फिर एल, एम, एन, मतलब फर्स्ट एनर्जी लेवल को इन्होंने नाम दिया, फर्स्ट एनर्जी लेवल को क्या नाम दिया, एल, सॉरी के। ठीक है। सेकेंड एनर्जी लेवल को क्या नाम दिया इन्होंने, सेकेंड एनर्जी लेवल को नाम दिया के, एल, एल दिया। ठीक है। और थर्ड को क्या दिया, एम, और फोर्थ को क्या दिया, एन, के, एल, एम, एन। फर्स्ट शेल, फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल, सेकेंड शेल, थर्ड एनर्जी लेवल, थर्ड शेल, फोर्थ एनर्जी लेवल, फोर्थ शेल। समझ में आ गया, बहुत सिंपल है ना। अभी इन्होंने क्या बोला, ये एनर्जी शेल हो गए, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन शेल हो गए। अभी फर्स्ट शेल हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, के, एल, एम, एन। ये तो समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है इसमें। अभी इन्होंने क्या बोला, ये जो फर्स्ट, मैंने पहले ऑलरेडी क्या बोल रहा था कि जो फर्स्ट एनर्जी होती है, फर्स्ट जो शेल होता है न्यूक्लियस के बाद जो वाला, ये न्यूक्लियस हो गया फॉर एग्जाम्पल, बीच में, ठीक है, ये फर्स्ट शेल, ये सेकेंड शेल, ये थर्ड शेल। ठीक है। अभी इसके अंदर क्या होगा, पहले इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन बिठेंगे। ठीक है, एक इधर एक इलेक्ट्रॉन बिठ गया, इधर एक इलेक्ट्रॉन बिठ गया, सिर्फ इसके अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन बिठेंगे, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं बिठेंगे फर्स्ट शेल के अंदर, मतलब के शेल के अंदर सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन बिठेंगे। ओके। देन आता है के, एल, मतलब सेकेंड शेल, सेकेंड एनर्जी लेवल। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बिठेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन बिठेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। कितने एनर्जी लेवल, कितने इलेक्ट्रॉन बिट गए, सेकेंड इसमें 8 बिठेंगे। पहले इसमें बिटते हैं 2, दूसरे इसमें बिटते हैं 8, तीसरे में बिटते हैं 18, और तीसरे में है 22।
वैसे भी नेक्स्ट अगर एनर्जी लेवल की हम बात कर लिए तो मैं हाथ से बना लेता हूँ, इट विल मच मोर। ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया, एक और शेल हो गया। ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 4 शेल बन गए। अभी मैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बना के दिखाता हूँ आपको कैसे बनाएगी। देखो ये इधर एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन बिठेंगे। ये कौन सा शेल हो गया? के शेल हो गया। दूसरे इसमें क्या बोला? 8 इलेक्ट्रॉन बिठेंगे। एक, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। 2, 8, ठीक है। अब थर्ड एनर्जी लेवल में कितने बिठेंगे? 18 बिठेंगे। एक, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और एक 80। बढ़ गए 80 इलेक्ट्रॉन। अभी नेक्स्ट वाले इसमें कितने बिठेंगे? 32 बिठेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, ठीक है। ऐसे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बिठेंगे इसके अंदर? 32 इलेक्ट्रॉन बिठेंगे। समझ में आ गया? 4 ही हम पढ़े हैं, एक को नाम दिया हमने, फर्स्ट शेल था, ठीक है, के। सेकेंड वाले को के एल, एल बोलेंगे। थर्ड वाले को एम, फोर्थ वाले को एन। कितना सिंपल है, हो गया कि नहीं? बहुत सिंपल है, राइट। तो इन्होंने ये बोला कि किसने? रदरफोर्ड ने। पहला इन्होंने क्या बोला किया कि जो एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट करता है, ठीक है। जब वो रोटेट करता है, जब तब वो एनर्जी रिलीज नहीं करता। ओके, पहली बात। दूसरी बात इन्होंने क्या बोला, जो ऑर्बिट है उनकी एक एनर्जी होती है, एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है, ठीक है। उन एनर्जी के बिहाफ में हमने उसको नाम दिए अलग अलग, के, एल, एम, एन। ऐसे मन किया इसलिए दे दिए नाम। और उन्होंने क्या बोला? दिस ऑर्बिट और शेल आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स के, एल, एम, एन। या फिर और उसको कैसे डिनोट किया जाता है? एन से, नंबर से, ठीक है। के मतलब एन, और एन का होगा 1, ठीक है। एल एन 2, एम का एन 3, एन का हो जाएगा एन 4, ठीक है। ये इन्होंने ये एक तो नाम ऐसे अल्फ़ाबेट भी दे दी, के एल एम एन, और ऐसे भी नाम दे दिया, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। एन का मतलब क्या होता है? शेल या फिर ऑर्बिट, कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो वो हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्बिट में है, तो क्या बोलेंगे हम? 1n, फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट मतलब 1n। सेकंड ऑर्बिट मतलब, या सेकंड शेल मतलब 2n। वैसे 3n, 4n एंड सो ऑन। या फिर इसको ऐसे बोलेंगे के, एल, एम, एन। गॉट इट? सो सिंपल। नेक्स्ट, फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी क्या देख लेते हैं हम? फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लेंगे, कैसे फील करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, किस कहाँ पर, अलग अलग ऑर्बिट में या फिर अलग अलग शेल्स के अंदर। ओके, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ एन एटम वाज सजेस्टेड बाय बोहर्स एंड ब्यूरी। 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को कैसे दूसरे अलग अलग शेल्फ के अंदर भरेंगे, अलग अलग ऑर्बिट के अंदर भरेंगे, तो ये सब उन्होंने बताया गया था, सजेशन दिया था उन्होंने। द फॉलोइंग रूल्स आर फॉलोड रिटेनिंग नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स एंड शेल। दी मैक्सिमम, पहला उनका देखो रूल क्या है, ये सारे रूल हैं। ये फर्स्ट रूल हो गया, ओके, ये सेकेंड रूल, ये थर्ड रूल। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ शेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n स्क्वायर। कोई कितने भी जो इलेक्ट्रॉन है
उस शेल में भरेंगे उसको किस फॉर्मूले से डिनोट करा जाएगा, 2n² से। मतलब इसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इतने बैठेंगे। अगर फॉर एग्जांपल चलो इनको वेयर एन इज द ऑर्बिट नंबर और एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल मतलब जो हमने देखा था ना अभी, n1 होगा या n2 होगा या n3 होगा n4 होगा, तो n होगा वो, ठीक है, उसका स्क्वायर। अगर वन फर्स्ट वन n इज इक्वल्स टू 1 है तो कौन सा शेल हो गया, फर्स्ट शेल हो गया। तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और 1 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2। वैसे ही अगर अगर 2 रहा मतलब सेकंड शेल, तो कैसे लिखेंगे हम, 2 इंटू 2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, अब 2 इंटू 4 कितना हो जाता है 8, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 8 इलेक्ट्रॉन बिठेंगे, ठीक है। अब वही अगर 1 का कर लेते हैं, 2 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब जब हम फर्स्ट शेल की बात करते हैं तब उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बिठेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बिठेंगे। जब सेकेंड शेल की बात की, सेकेंड शेल हमने इधर 2 लिखा है ना, इधर फर्स्ट शेल लिखा तो इसलिए हमने इधर 1 लिखा। अभी सेकेंड शेल जब बात करते हैं तो सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बिठेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन बिठेंगे। समझा, जैसे हमने ये किया था देखो, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का पर, है ना, नहीं इधर नहीं, इधर पर देखा था, राइट। ओके, सो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन में कितने बैठेंगे 2, फिर 8, फिर 18, 32। ओके, वैसे ही इन्होंने अभी मैथमेटिकली इन्होंने बताया कि पहले तो हम ऐसे बोल बोल दिया था हमने, लेकिन अभी हम उनको प्रूफ करके बता सकते हैं, मैथ्स के ज़रिए हम उनको प्रूफ बता सकते हैं कि देखो अगर हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे 2n² को अगर हम यूज़ करेंगे, तो 2n² को जब हम यूज़ करेंगे उस फॉर्मूले को, तो हमारे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हमें बैठ सकते हैं हमें पता चल जाएगा। फर्स्ट शेल के अंदर 2, सेकेंड शेल के अंदर 8, थर्ड शेल के अंदर 18। थर्ड शेल है, ठीक है। अब थर्ड शेल का निकाल के देखते हैं, ये थर्ड शेल है, ठीक है। थर्ड शेल में तो कैसा हो जाएगा 2n² है ना फॉर्मूला, तो n, फिर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, है ना। n मतलब क्या होता है शेल या फिर ऑर्बिट, और 2 इंटू 3 और उसका स्क्वायर, 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9 2 ज़ा 18, 18 इलेक्ट्रॉन बिठेंगे कौन से शेल के अंदर, थर्ड शेल के अंदर। और यही चीज़ हमने यहाँ पर भी देखी। देखो जूम करके दिखा दूँ मेरे को, मैं एक बार, दिख रहा है आपको अभी ये, हाँ दिख रहा है। दिस इज दी 18 इलेक्ट्रॉन जो हमने देखा ना पहले, इसमें 2, फिर 8, फिर 18, फिर 32। अभी 32 है, देख लो अभी 32 लिखा है कौन से शेल में, फोर्थ शेल में, मतलब एन शेल में। अभी हम क्या करते हैं, इसको 32 लेकर देखते हैं, ओके। फिर आपको समझ आ जाएगा कि कैसे क्या हो रहा है। अभी क्या करेंगे, हम फोर्थ शेल लेंगे, ठीक है, फोर्थ शेल, ठीक है। फोर्थ शेल में मतलब एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, राइट। फॉर्मूला क्या है 2n², 2 इंटू एन का, एन कितना 4 और उसका 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4 का स्क्वायर 16, और कितना हो जाएगा 16 2 ज़ा 32, मतलब 32 इलेक्ट्रॉन हमारे कौन से शेल के अंदर बैठेंगे, फोर्थ शेल के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन बैठ जाएंगे। अगर वैसे फिफ्थ शेल अगर रहा, फिफ्थ शेल, ठीक है, फिफ्थ शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, एन एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, फिफ्थ शेल है तो 5। फॉर्मूला क्या है 2n²। अभी 2 और n की जगह 5 और ये स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 25, 5 5 ज़ा 25, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50, ठीक है। कर लो 25 और 2, 2 5 ज़ा 10 और ये 2 2 4 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स बिट जाएंगे, 50 इलेक्ट्रॉन बिट जाएंगे कौन से शेल के अंदर, फिफ्थ शेल के अंदर, 50 इलेक्ट्रॉन्स। ये फर्स्ट रूल बताता है किसका, ये जो उन्होंने रूल्स बनाए ना बोहर और ब्यूरी ने, ओके। अभी फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ और के शेल, फर्स्ट ऑर्बिट को क्या बोला गया है इन्होंने, फर्स्ट ऑर्बिट या फिर के शेल, 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2, हमने अभी वही देखा था। ऑर्बिट एल, अब एल के लिए देख लो 2 इंटू 2 का स्क्वायर 8, जो कि हमने कहा देखा यहाँ पर देख लिया। वही अगर थर्ड थर्ड ऑर्बिट का देखेंगे, थर्ड का
2 × 3 का स्क्वायर, 2 × 3 का स्क्वायर यहाँ पे देखा था, 2 × 3 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 × 18, देखो यहाँ पर भी 18 आ गया। फोर्थ स्क्वायर, फोर्थ ऑर्बिट, तो एन शेल, 2 × 4 का स्क्वायर, क्या क्या 2 × 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ गया 32 इलेक्ट्रॉन्स, एंड सो ऑन। हमने फिफ्थ वाला भी नहीं था, फिफ्थ वाला भी निकाल के दिखा दिया आपको, है ना। कितना सिंपल है यार, बहुत सिंपल है ना। नेक्स्ट रूल क्या बताता है इनका, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड बाय इन दी आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। अभी क्या बोलते हैं, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा, आउटर मोस्ट शेल, ये क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ये हो गया फर्स्ट शेल। अब एक एटम है, उसके अंदर सिर्फ इतने इलेक्ट्रॉन बिठेंगे फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब इतने इलेक्ट्रॉन बिठ गए, यहाँ पर 2 बिठेंगे हमें पता है, और ये इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें कितने बिठेंगे, सिर्फ 8 ही बिठेंगे। अभी इसके नेक्स्ट वाला भी जो होगा ना, उसके अंदर भी कितने बिठेंगे, पहले पहले इसके अंदर 8 ही बिठेंगे, ठीक है। भले हमने इसके अंदर 18 लिया है, फिर नेक्स्ट वाले किसके अंदर कितना लिया है, 32 लिया है, लेकिन इसके अंदर भी पहले 8 बिठेंगे, इसके अंदर भी पहले 8, 32 के अंदर भी 8 बिठेंगे पहले, और फिर बाद में अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए तो ज़्यादा बिठेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आर नॉट अकोमोडेटेड इन गिवन शेल unless the inner shell are filled, that is the shell are filled in step wise manner। इन्होंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन आर नॉट accommodated in a given shell unless the inner shell are filled, मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे पता है क्या, पहले इलेक्ट्रॉन बीच वाले इसमें भर जाएंगे, ठीक है। पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भर जाएंगे, ठीक है, पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भर गए, पहले फर्स्ट शेल में भर जाएंगे, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। फिर सेकंड शेल में आएंगे, सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बैठेंगे, फिर 8 इलेक्ट्रॉन बैठेंगे। फिर अगर जब ये 8 पूरे भर जाएंगे, अब देखो मैं 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए इसके अंदर, अब इसके अंदर जगह नहीं है, इसकी प्रॉपर्टी इतनी है 8 ही भर सकते थे, 8 ही सीट खाली थे। अब भी नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर चला जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। मतलब फीलिंग कैसे हो रही है, पहले अंदर की भर रहे हैं, अंदर की सीट भर रही है, फिर बाहर की सीट भरती जा रही है, फिर बाहर की सीट भरेगी, फिर और बाहर की, और फिर और बाहर की सीट भरती जाती है। ऐसे कर करके पूरे इलेक्ट्रॉन फील होते जाते हैं, पहले अंदर से शुरू होती है और फिर बाहर की साइड फिर आते हैं, स्टेप वाइज होता है, स्टेप वाइज मैनर होता है उनका, ओके। अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी, अब देख लेते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी क्या होती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब, नाम याद रखना, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। वैलेंस मतलब क्या होता है, वैलेंस मतलब होता है आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। और उसको वैलेंस बोला जाता है, और उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या बोला जाता है, आउटर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल को क्या बोला जाता है, वैलेंस शेल, और उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो पाए जाते हैं उसको बोला जाता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर वैलेंसी बोला जाता है, एक ही नाम है। एंड एन एटम इज स्टेबल इफ इट हैज़ अ डबलेट और ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। मतलब ये क्या बोल रहे हैं, जब एटम कब स्टेबल होगा, जब इसके जो डबलेट होगा, ये एटम है फॉर एग्जांपल, इसका डबलेट, एंड डबलेट मतलब 2, या फिर ऑक्टेट, ऑक्टेट मतलब 8। अब डबलेट मतलब 2, ऑक्टेट मतलब 8 में मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है क्या। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये न्यूक्लियस है, मैं बार बार अब ये ना, ये रिपीट 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 होता है ना, थोड़ा ये और लग जाता है, ठीक है। अभी देखो, डबलेट मतलब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बिठेंगे, इसके अंदर तीसरा इलेक्ट्रॉन बिठेगा ही नहीं, ये फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल के अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन बिठेंगे। तो क्या बोल रहे हैं, अगर ये डबलेट, इसको क्या बोला जाएगा, फिर इस शेल को इसके बोला जाएगा डबलेट, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन बिठते हैं। डबलेट का मतलब होता है 2, और ऑक्टेट का मतलब होता है 8, और ये जो इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट उसका शेल होता है, उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन बिठते हैं। मैं बिठा दूँ पूरे इलेक्ट्रॉन, लो बिठा दिया मैंने पूरे इलेक्ट्रॉन, चलो 8 इलेक्ट्रॉन बिठा दिए। अभी क्या बोल रहा है, एटम्स दैट आर, ओके वेट, अ डबलेट और एन ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन इज आल्सो नोन एज नोबल गैस स्ट्रक्चर और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। मतलब देखो, इसके अंदर फिल है सब कुछ इलेक्ट्रॉन, ओके, कोई इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा है नहीं एटम के पास, इतने ही इलेक्ट्रॉन है समझ लो, ओके। अभी देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 8 और ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। 10 इलेक्ट्रॉन मतलब एटॉमिक नंबर 10 कौन सा होता है, नियॉन होता है,
समझ लो ये नियॉन का ये है, क्या नियॉन का एटम है। अभी नियॉन का एटम जो है तो इसके अंदर आउटर मोस्ट शेल कौन सा हो गया, ये वाला शेल हो गया। ठीक है, ये वाला शेल क्या हो गया, आउटर मोस्ट शेल हो गया। कौन सा, ये वाला, ये वाला आउटर मोस्ट शेल हो गया। और ये जो है ना, कौन सा वाला, ये भी अलग ही नशे है भाई इसके। ठीक है, चलो समझ में आ गया ना। ये क्या हो जाएगा, इसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, अभी कोई इसके पास इलेक्ट्रॉन है नहीं। एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 10। एटॉमिक नंबर मतलब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। और 10 इलेक्ट्रॉन भर गए तो इसको ये क्या हो जाएगा, ये एटम, ये स्टेबल हो जाएगा। इस केस में इसको क्या बोला जाता है, स्टेबल एटम। अभी ये कोई ऐड इलेक्ट्रॉन लेगा भी नहीं और इलेक्ट्रॉन देगा भी नहीं। ये अभी खुश हो गया, इसका पूरे सीट भर चुके हैं। ठीक है, अब वैसे ही दो एटम डबलेट के लिए, अब ये हो गया ऑक्टेट। ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन भर गए। अब डबलेट मतलब ऐसे कौन से एटम होगा जो डबलेट होगा, वैसे हाइड्रोजन, हीलियम। हीलियम ले लेते हैं। ठीक है, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2। 2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उसके अंदर। अभी बीच में क्या आ गया, न्यूक्लियस। ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल। ठीक है, अभी जो फर्स्ट शेल, इसकी तो ज़रूरत है नहीं अपने को, इसको मिटा ही देते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास, 2 ही है। तो हमें फर्स्ट शेल लग जाएगा। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन बिठाने थे, बिठा लिए। अभी क्या हो गया, डबलेट हो गया। समझ में आ गया। नाउ दिस इज कॉल्ड डबलेट। अभी क्या बोल रहा है, अभी ये भी स्टेबल है, इसके अंदर भी कोई भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नहीं जाएगा। तीसरा इलेक्ट्रॉन बिठता ही नहीं फर्स्ट शेल के अंदर, हमने देखा था। कितने इलेक्ट्रॉन बैठते हैं, सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन बैठते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन भी बिट गए हैं। तो ये क्या होगा, ये भी स्टेबल हो गया। ठीक है, ये भी स्टेबल एटम हो गया। अब ये ना इलेक्ट्रॉन देगा और ना ही इलेक्ट्रॉन लेगा। और सेम यहाँ पर भी होगा, ये भी ना ही इलेक्ट्रॉन देगा ना ही इलेक्ट्रॉन लेगा। अभी ये अपनी लाइफ में खुश है, ये एटम खुश है। अभी अभी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, पार्टिसिपेट नहीं करेगा रिएक्शन में। ठीक है, so all this thing will happen in the when the outermost shell of electron get fulfilled with all the electrons. Atoms react in order to have the noble gas structure. अभी ऐसे स्ट्रक्चर को जब आउटरमोस्ट शेल जो है वो जब फुल हो जाते हैं, यहाँ पर भी फुल हो गया आउटरमोस्ट शेल, यहाँ पर भी क्या हो गया, फुल हो गया आउटरमोस्ट शेल। ठीक है, तो इस केस में क्या बोला जाता है, इनको नोबल गैस बोला जाता है। नोबल गैस एलिमेंट, जिनके आउटर मोस्ट शेल जो है वो पूरे भर चुके हैं इलेक्ट्रॉन से। एटम रिएक्ट इन ऑर्डर टू हैव नोबल गैस स्ट्रक्चर, और फिर वो के नोबल गैस स्ट्रक्चर एक्वायर कर लेगा। द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर नोन एज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल बोला जाएगा। ठीक है, वैलेंस शेल, इसको क्या बोला जाएगा, वैलेंस शेल बोला जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर वैलेंस शेल है, जिसके अंदर की जो इलेक्ट्रॉन है, सो इन इलेक्ट्रॉन को क्या बोला जाएगा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गई बात, क्या बोला जाता है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। क्यों बोला गया है, क्योंकि वैलेंस शेल के अंदर पाए जाते हैं। ओके, आई होप यू ऑल गॉट द थिंग विच आई वॉन्ट टू से। और यहाँ पर भी सेम वही चीज़ होगी। वैलेंस शेल के अंदर की इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। The combining capacity of the atom of element that is their tendency to react and form molecules with atoms of same or different element called valency. वैलेंसी का मतलब क्या होता है, एक एटम दूसरे एटम के साथ करेगा। ठीक है, जैसे हमने देखे थे, क्या देखा था हमने, पानी, H2O। अरे ये दोनों कैसे हो गए साथ में, ये ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन है। भले अलग अलग एटम है लेकिन साथ में रह रहे हैं ना। ठीक है, साथ में रह रहे हैं मतलब ये क्या कर रहे हैं, आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं। शेयरिंग करने के बाद क्या हो जाता है, आपस में साथ में रहने लगते हैं, साथ साथ रहने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के जैसे तू मेरी इलेक्ट्रॉन ले ले, मैं तेरे इलेक्ट्रॉन ले लेता, अपन साथ साथ रह लेंगे। ये ऐसा होता है। तो इसलिए क्या हो गया, डिफरेंट एटम हो गए। या फिर सेम एटम ले लो, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ले लो, है ना, नाइट्रोजन ले लिया। अब इसमें क्या है,
एक नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन है, दोनों क्या करते हैं, आपस में अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और खुशी खुशी रहते हैं, N2 के फॉर्म में रहते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी शेयरिंग होती है। अभी क्या बोल रहे हैं, एक तो सेम एटम है या फिर अलग अलग एटम है, क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूल बना रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, तो क्या बोल, उसको क्या बोला जाता है, वैलेंसी बोला जाता है। ठीक है, इसको बोला जाएगा वैलेंसी। व्हेन टू एटम्स, टू सेम एटम्स और टू डिफरेंट एटम्स कंबाइन टू फॉर्म वन सिंगल मॉलिक्यूल, then in such case we are called them as valency. The atoms of element having a completely filled outermost shell show little chemical activity. The atom जो होते हैं ना एलिमेंट के, जो completely filled होते हैं outermost, जैसे कि हमने अभी देखा नियॉन और कौन सा, हीलियम, आउटरमोस्ट शेल कैसे हो गए, फिल हो गए पूरे इलेक्ट्रॉन से। तो ये क्या करेंगे, कोई भी केमिकल एक्टिविटी में, कोई भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, कोई भी केमिकल हो, ये अपना अपना अलग से ना वो बीकर के अंदर पड़ रहेंगे कोने में। भाई हम फ्री है, हम हमें कुछ लेना देना ही नहीं है। आपस में आप कुछ भी झगड़ा कर लो, आपस में आप इलेक्ट्रॉन शेयर कर लो एक दूसरे के साथ, पर प्लीज़ हमें मत बोल लो। हम हमारी ज़िंदगी में खुश है, हम साइड में खुश है हमारा। इन अदर वर्ड्स देयर कंबाइनिंग कैपेसिटी और वैलेंसी इज ज़ीरो। तो उनको क्या, उनकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। वैलेंसी का मतलब क्या था, अलग अलग एटम या सेम एटम क्या करेंगे, आपस में कंबाइन करेंगे, कंबाइनिंग करेंगे, साथ में कंबाइन हो जाएंगे। अब जो नोबल गैस होते हैं जिनका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन फुलफिल होता है, जैसे हीलियम में देखा, नियोन में देखा, ये क्या करेंगे, दूसरे एटम के साथ रहेंगे ही नहीं। ये बोलेंगे भाई हम अकेले ही ठीक है, हम सिंगल ही ठीक है, हमको किसी और की ज़रूरत नहीं। ओके, तो इनको क्या बोला जाता है, उनकी वैलेंसी क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। अभी नेक्स्ट, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। अब देखते हैं एटॉमिक नंबर क्या है और मास नंबर क्या है। ओके, एटॉमिक नंबर मतलब, जो एटॉमिक नंबर होते हैं ना, हम बोलते हैं ना हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 7। जो पीरियोडिक टेबल में मैंने देखा था ना, ये पीरियोडिक टेबल है, आपको पूरा याद करना है, ठीक है। ये पीरियोडिक टेबल, इसके अंदर ये होता है, देखो ये 1 होगा यहाँ पर, ये 2 होगा यहाँ पर, 3, फिर 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, ऐसे बहुत सारे एटम पाए जाते हैं। ओके, हाइड्रोजन, हेलियम, लिथियम, बेरिलियम, बेरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, फिर ऐसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, ऐसे 20 समझ लो, ये 20 एलिमेंट्स है नंबर वाइज। इसका एटॉमिक नंबर है 1, इसका है 2, इसका है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ओके, ये है इनके एटॉमिक नंबर हो गए। आपको ऐसे ही एटॉमिक नंबर के साथ इनको याद करना है। पहले 10 कर लो, 10 तक कर लो नियॉन तक, फिर 11, 12, 13, 14, 20 तक कर लो, फिर वैसे ही 30 तक कर लेना, फिर 40, फिर 50, 60, 70, 80, ऐसे करके आपको पूरे 118 या 108 एलिमेंट याद हो जाएंगे। इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन of an atom which determine its atomic number. It is denoted by Z. अब देखो ये 1, 2, ये क्या है, ये एटॉमिक नंबर है, ठीक है। और ये एटॉमिक नंबर हमें कैसे पता लगेगा, कि क्यों क्यों बोलते हैं हम एटॉमिक नंबर इसका 1 है, इसका 2 है, ऐसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन पाए जाते हैं वैसे। ठीक है, प्रोटॉन की वजह से हम क्या बोलते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 1 है। मतलब हम प्रोटॉन को गिनते हैं, जब एटॉमिक नंबर गिनते हैं ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन, अगर एक, अभी इसका एटॉमिक नंबर कितना है 1, तो इसके अंदर प्रोटॉन कितने होंगे 1। हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, तो इसके अंदर प्रोटॉन कितने होंगे, 2 प्रोटॉन होंगे। प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसके अंदर ये 3 है तो 3 प्रोटॉन हो गए, 4 है तो 4 प्रोटॉन, 5 तो 5 प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन, 7 प्रोटॉन, 8 प्रोटॉन। ओके, और इसको किससे डिनोट किया जाता है, इसको डिनोट किया जाता है Z से। ठीक है, एटॉमिक नंबर किससे डिनोट किया जाता है, Z से। The mass number is defined as the sum of the total number of proton and neutron present in the nucleus of an atom. अब ये हो गया एटॉमिक नंबर। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ एटॉमिक नंबर यहाँ पर साइड में, एटॉमिक नंबर।
क्या होता है, ये होता है। ठीक है, जेड से डिनोट किया जाता है उसको। ओके, अभी नेक्स्ट क्या है, मास नंबर। मास नंबर क्या है, मास नंबर मतलब टोटल नंबर ऑफ, क्या बोला है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन भी कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। प्रोटॉन भी कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। अब कितने, अगर दो न्यूट्रॉन है, दो प्रोटॉन है, तो ये दोनों को मिला कितने हो जाएंगे, चार। तो ये क्या कहलाएगा, ये मास कहलाएगा। कौन सा मास, एटॉमिक मास। ओके, सब न्यूक्लियस की वजह से ही है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन था तो प्रोटॉन की वजह से क्या पाया गया, एटॉमिक नंबर। और जब दोनों को लिया गया, प्रोटॉन भी लिया गया और न्यूट्रॉन भी लिया गया, तब क्या बोला गया, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये पूरा ये एक्स है। ओके, ऐसे डिनोट किया जाएगा। ओके, अभी एक्स, अब देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे जेड और यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए। ए मतलब क्या होता है, लेट मी क्लियर दिस। ए क्या है, मास नंबर, मास नंबर। और जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। वही मैं बोलूँ, क्योंकि अपोजिट हो जाता है। देखो ए ऊपर ऊपर ए है, तो यहाँ पर ए होना चाहिए, है ना। ए से क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर, लेकिन ऐसा नहीं होता, गलत है, ये उल्टा हो जाएगा। ए मतलब एटॉमिक मास और जेड मतलब एटॉमिक नंबर। ओके, बहुत कंफ्यूजन होता है बहुत टाइम। ठीक है, मैनी टाइम्स कंफ्यूजन होगा आपको कि ए से एटॉमिक, ए से एटॉमिक नाम है तो एटॉमिक नंबर होगा, नहीं। तो ये क्या होगा, ए से मास नंबर होगा और जेड से एटॉमिक नंबर कहलाएंगे, अगर आपको। ठीक है, समझ में आ गया, याद कर लेना इसको अच्छे से। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट टुगेदर विद इन अ न्यूक्लियस एंड आर नोन एज न्यूक्लियन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, न्यूट्रॉन, और उनको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियन बोला जाता है। प्रेजेंट आर टुगेदर विद इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ये पाए जाते हैं। न्यूक्लियस के जो अंदर जगह है उसको न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। एक न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के अंदर होगा न्यूक्लिया। ठीक है, न्यूक्लिया, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। ठीक है, और ये न्यूक्लिया, और न्यूक्लियन के अंदर क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ओके, एग्जैक्ट लोकेशन हो गई। अभी देख लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटॉमिक स्पेशीज। एटॉमिक स्पेशीज की डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज। ओके, आइसोटोप मतलब क्या होते हैं, ऐसे एटम जिनकी जो एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, लेकिन उनका जो मास नंबर होता है वो डिफरेंट होता है, तो उनको बोला जाता है आइसोटोप्स। समझ में आ गया, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर सेम। ठीक है, और जो मास होगा, उनका वजन होगा, मास क्या होगा, मास डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। फॉर एग्जांपल देखो, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। ठीक है, एच, H1 है, हमने क्या होता है, एटॉमिक नंबर नीचे लिखते हैं, मास नंबर ऊपर लिखते हैं, तो ये मास हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिखेंगे या फिर इसको ऐसे भी लिखेंगे। एक बार H को ऐसा लिख दिया 1 1, और एक बार H को ऐसा लिख देंगे 1 2। ओके, फॉस्फोरस एंड क्या, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस और फॉस्फोरस, देखो इसमें क्या हो गया, एटॉमिक नंबर सेम 15, इसका भी 15, लेकिन इसका जो वज़न है, इसका है 30 और इसका है 31। ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर है 1, इसका भी एटॉमिक नंबर है 1। ये फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस है, इसका भी एटॉमिक नंबर 15, इसका भी एटॉमिक नंबर 15, लेकिन इसका वजन 30 बता रहा है और इसका वजन 31 बता रहा है। सेम वही हाइड्रोजन का, इसका वजन बता रहा है 2, इसका वजन बता रहा है 1। तो क्या है, आइसोटोप जिनके एटॉमिक नंबर सेम है, इन दोनों के एटॉमिक नंबर सेम है, राइट, इन दोनों के एटॉमिक नंबर सेम है। atoms having same or element having same atomic number but different mass number, 2 1 30 31, अलग अलग हुई वजन, तो ये ऐसे उनको बोला जाता है आइसोटोप्स। अब आइसोबार क्या होते हैं, एटम्स ऑफ, इनका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, आइसोटोप।
और आइसोटोप्स के उल्टा हो जाएगा आइसोबार्स, मतलब जिनका वजन सेम होगा और उनका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएंगे, अलग अलग। ठीक है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास सेम वजन बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एग्जाम्पल, पोटेशियम के से लिखते हैं एंड क्या, कैल्शियम, कैल्शियम सी ए से लिखते हैं। पोटेशियम जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 19 और कैल्शियम का क्या होता है 20 एटॉमिक नंबर। पोटेशियम के बाद क्या आता है, कैल्शियम ही आता है ऐसा देखा जाए तो। ओके, क्योंकि पीरियोडिक टेबल के अंदर एक के पीछे एक है ये। इसका मास है 40 और इसका मास भी क्या है 40। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया है इन्होंने, कार्बन और नाइट्रोजन। कार्बन पहले आता है उसके बाद नाइट्रोजन आता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 6 7 और कार्बन का है 6। इसका जो वज़न है वो है 14 और इसका भी वज़न कितना है 14। सी, पोटेशियम अलग है, कैल्शियम अलग है ना, कार्बन अलग है, नाइट्रोजन अलग है, एटॉमिक नंबर अलग है, लेकिन मास नंबर दोनों को कैसा है, दोनों के वज़न कैसे है, सेम है। तो ऐसे एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सेम मास नंबर सेम वजन बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड आइसोबार। आइसो आइसोटोप, आइसोटोप पहले हमने आइसोटोप पढ़ा और फिर बाद में क्या पढ़ा, आइसोबार। ठीक है। ये दूसरे एक दूसरे के कैसे अपोजिट है। ओके, अपोजिट है, एक दूसरे के इक्वल नहीं है। आइसोटोप में क्या होगा, एटॉमिक नंबर सेम होगा और यहाँ पे क्या होगा, एटॉमिक नंबर सेम होगा, मतलब ए सेम, सॉरी एन जो जेड है, जेड जेड सेम होगा। ठीक है। और आइसोबार में क्या होगा, जो ऊपर ए है ना, हम लिखा था ना एक्स, नीचे क्या लिखा था जेड, ऊपर ए, ये क्या था, मास था और ये क्या था, नंबर था, एटॉमिक नंबर। तो आइसोटोप में जो एटॉमिक नंबर है वो सेम होगा, लेकिन जो आइसोबार से उसके अंदर मास नंबर सेम होगा। समझ में आ गया, कोई भी दो एलिमेंट के कंपैरिजन करते हैं हम तब। अब आ जाते हैं आइसोटोन के ऊपर। आइसोटोन है, आइसोटोन देख लिया, आइसोबार देख लिया, अब देखते हैं आइसोटोन। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोन। सी, आइसोटोन, देखा, आइसो, आइसोबार, आइसोटोप। देखो आइसो ना, आइसो है, ये भी आइसो है, ये भी आइसो है। ये आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। ये भी आइसो का मतलब क्या होगा, सेम। ये भी आइसो का मतलब क्या होगा, सेम। अभी क्या बोल रहे हैं, आइसोटोन। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, और टोन का मतलब इन्होंने यहाँ पर क्या लिया है, न्यूट्रॉन। ठीक है। आइसोटोन, आइसो न्यूट्रॉन, मतलब ऐसे स्पेशीज, ऐसे एटम, ऐसे एलिमेंट जिनके न्यूट्रॉन सेम होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन 6, उनके 14, और जो ऑक्सीजन है और उसका 8 और ये 16। अभी न्यूट्रॉन अगर हमको निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, 14 माइनस ये कर दो, 14 15 16 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितना आ जाएगा, 14 माइनस 6 तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। राइट। वैसे 16 माइनस कर लो, 16 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 8 टू द 16, ये 8 आ जाएगा। ये क्या हो जाएंगे, न्यूट्रॉन हो जाएंगे। न्यूट्रॉन हम कैसे फाइंड करते हैं, न्यूट्रॉन हम एटॉमिक नंबर और मास नंबर को हम माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, न्यूट्रॉन मिलता है। यहाँ पर लिख दूँ क्या मैं, एटॉमिक नंबर, मतलब एटॉमिक नंबर हमने किसे डिनोट किया था, z से, z माइनस एटॉमिक मास, या फिर एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर ऐसे लिख लेते हैं। और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यूट्रॉन। समझ में आ गया, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू न्यूट्रॉन। ये पूरा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, नहीं तो आप बोलोगे आइसोटोन क्या था, भूल गए। आइसोटोन मतलब आइसो न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन मतलब माइनस, क्या माइनस करना पड़ेगा, मास को एटॉमिक नंबर से माइनस करना पड़ेगा, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, न्यूट्रॉन आ जाएंगे। अब ऐसे अभी हम क्या लेते हैं, पोटेशियम एंड कैल्शियम ले लेते हैं। पोटेशियम का, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर मास नंबर 40, एटॉमिक नंबर 20। ओके।
पोटेशियम का 19 एटॉमिक नंबर और 39 मास नंबर। अभी क्या करो, 39 माइनस 19 करो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। ठीक है, और यही अब 40 माइनस 20 कर लो, कैल्शियम के लिए कितना हो जाएगा 20। तो ये जो 20 और ये 20 क्या है, ये है न्यूट्रॉन्स। ये भी न्यूट्रॉन है और ये भी न्यूट्रॉन है। समझ में आ गया। अभी देख लेते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज क्या होती है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज ऐसी स्पेशीज होती है अब देखो, आइसो, मैं इसको इरेज कर लूँ, लेट मी इरेज दिस फर्स्ट। आपने लिख लिया होगा ना, ठीक है। चलो स्पेस मिल गया मुझे भी ना। आइसो, आइसो का मतलब मैं क्या बोल रहा था, पहले लिख लेता हूँ। स्पेशीज, देखो आइसो का मतलब क्या, सेम। और इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन्स। अब ऐसे एटम जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, उनको बोला जाएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक। केमिकल स्पेशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। एग्जाम्पल, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एक्सेट्रा। अभी कैसे आपको पता चलेगा इलेक्ट्रॉन सेम है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, और दो माइनस माइनस मतलब दो इसके अंदर ऐड हो गए, तो इससे कितना हो जाएगा 8 था इसका, 8 के बदले कितना हो जाएगा इसका 8, जस्ट अ सेकेंड, 8 था। ठीक है, 8 था इसका, तो 8 का कितना हो जाएगा, अभी दो ऐड हो गए तो 8 9 10। ठीक है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना था, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर था 9। 1 माइनस है, सिर्फ माइनस है, तो कितना हो जाएगा, ये 1 माइनस है मतलब, तो कितना हो जाएगा ये 10, मतलब एक ऐड हो जाएगा। माइनस मतलब ऐड होना, और प्लस मतलब एक चले जाना, इलेक्ट्रॉन। अब सोडियम है, सोडियम का मतलब प्लस मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन चले गया। सिर्फ एक प्लस लिखा है, ये टू, जैसे यहाँ पर कैसे टू लिखा था, वहाँ पर टू कुछ लिखा है क्या, नहीं, तो समझ जाना एक इलेक्ट्रॉन चले गया है या फिर एक इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। अब एक इलेक्ट्रॉन प्लस आ गया, प्लस मतलब चले गया एक इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो जाएगा ये 10। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सोडियम मैग्नीशियम 12 होता है, प्लस 2 है, 2 प्लस मतलब दो इलेक्ट्रॉन चले गए, तो कितना हो जाएगा ये 10 हो जाएगा। 12 में से दो गए 10, तो देखो ये 10, ये 10, ये भी 10, ये भी 10, ये क्या हो जाएंगे, ये सारे सेम इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, सेम इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे स्पेशीज जिनकी इलेक्ट्रॉन, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन सेम है, या फिर केमिकली कुछ चेंज करने के बाद उनके इलेक्ट्रॉन सेम हो चुके हैं। देखो ना, ये पहले 8 इलेक्ट्रॉन थे इसके अंदर, ऑक्सीजन के अंदर, अभी कितने हो गए 10 हो गए, दो इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, कुछ ना कुछ केमिकली चेंज किया होगा ना हमने, तभी जाके वो 8 के 10 हो गए। फ्लोरीन के अंदर भी पहले 9 थे, 9 से 10 हो गए, एक बढ़ा दिया, तो ये क्या हो गया, हमने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, सेम कर दिए। इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज। अब एक ये है, क्या बोलेंगे उसको, क्वेश्चन जो बहुत इजी है। सिमिलर टू ईच अदर, इन वॉट वे आर द एटम्स सिमिलर टू ईच अदर। अभी देखो, एक 8 है 16, और दूसरा ऑक्सीजन, दूसरा भी ऑक्सीजन है, उसका क्या है 17। सिमिलर कैसे है एक दूसरे से, बोथ हैव सेम एटॉमिक नंबर। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बोथ हैव सेम एटॉमिक नंबर। देखो, ये 8 है, ये भी 8 है, ये क्या होता है एटॉमिक नंबर होता है, और ऊपर वाला क्या होता है मास नंबर। मास नंबर क्या हो गया, अलग अलग, डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सेम क्यों हो गए, दोनों सेम क्यों बताया है, क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर सेम है। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, वो अलग क्यों है। पहले क्वेश्चन क्या पूछा है, वो सेम क्यों है, वो बताओ रीज़न। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, वो अलग क्यों है। अभी अलग क्यों है, क्योंकि उनका बोथ हैव डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट मास नंबर।
यहाँ पर सेम लाना लिख दिया मैं, सेम एटॉमिक नंबर। समझ में आ गया? सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। यही तक ही था ये चैप्टर, और ये फाइनली चैप्टर ख़त्म होता है आज। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन, इसकी क्वेश्चन भी बहुत इजी है। अब तक जितना अगर आपने ढंग से पढ़ लिया होगा तो आपको बहुत इजीली क्वेश्चन आ जाएंगे। ओके, सो मिलते हैं अभी नेक्स्ट चैप्टर के साथ इन नेक्स्ट व्हाट वी कैन से नेक्स्ट लेक्चर। तो वहाँ पर हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, फिज़िक्स का है। ओके, तब तक के लिए थैंक यू। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, ओके, लाइक करो एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर करो। ओके, शेयर द चैनल। और उससे क्या हो जाएगा, फिर मुझे भी और मोटिवेशन आते रहेगा वीडियो बनाने में, अच्छे से पढ़ाने में, क्योंकि लाइक्स भी आएंगे, शेयर भी आएंगे, कमेंट्स भी आते रहेंगे, और फिर मैं और अच्छी तरीके से आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियरली, क्रिस्टल क्लियरली समझा पाऊँगा। ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू आर फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर विद आवर न्यू चैप्टर। ओके, बाय।